नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मुझे इस बात की उम्मीद जगी कि दिल्ली में कोरोना से हैरान परेशान मरीजों की सुध ली जाएगी। कोरोना का इलाज करने वाले दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल का सुधार होगा। और ये उम्मीद इसलिए जगी, होम मिनिस्टर अमित शाह नॉर्थ ब्लॉक के अपने ऑफिस से निकलकर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल एलएनजेपी का जायजा लेने गए। ये वो हॉस्पिटल है जहां सबसे ज्यादा हालत खराब है और कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद देश के होम मिनिस्टर का किसी हॉस्पिटल का यह पहला दौरा काफी अहम है। एलएनजेपी वही हॉस्पिटल है जिसकी भयानक तस्वीरें मैंने आपको आज की बात में दिखाई थी। यह वही हॉस्पिटल है जहां वार्ड्स में आपको लाशों के ढेर दिखाई दिए थे। यह वही एलएनजेपी है जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और बहुत चिंता जाहिर की थी। और मैं अमित शाह की तारीफ करूंगा, वो चाहते तो नॉर्थ ब्लॉक की अपने ऑफिस में मीटिंग बुला सकते थे। डॉक्टर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, अफसरों से, नर्सेस से वहां बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भेजने का फैसला किया। और कोरोना का इंफेक्शन जब पूरी दिल्ली में फैल रहा है, कोरोना के हॉस्पिटल में जाना ये हिम्मत का काम है। और अमित शाह एलएनजेपी में सिर्फ फोटो ऑप के लिए नहीं गए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं गए, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं गए। वो 1.5 घंटे तक वहां रुके, डॉक्टर से बात की, नर्सेस से सवाल पूछे, वार्ड की कंडीशन देखी। हमारी नजर लगातार अमित शाह के एलएनजेपी हॉस्पिटल के विजिट पर थी। उन्होंने हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी सवाल पूछे और अमित शाह ने एलएनजेपी को सुधारने के लिए कई बड़े फैसले भी कर दिए। इंडिया टीवी पर दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड्स की डरावनी तस्वीरें दिखाए जाने का एक बड़ा असर यह हुआ कि अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी कमी को छुपाया ना जा सके, किसी लापरवाही को, किसी गलती को दबाया ना जा सके। 24 घंटे हर बेड की मॉनिटरिंग हो और जो गड़बड़ी करे वो पकड़ा जाए। सीसीटीवी के कैमरों से पता चलेगा कि डॉक्टर वार्ड्स में कितने राउंड लगाते हैं, नर्सेज मरीजों को कितना अटेंड करती हैं, क्या पहले की तरह मरीज बिस्तर से गिर तो नहीं जाते, क्या कोई लाश बिस्तर के नीचे तो नहीं पड़ी रहती। ये सारी की सारी बातें अगर सीसीटीवी कैमरा देख रहा होगा तो शायद होंगी ही नहीं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके एलएनजेपी में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, जिससे मॉनिटरिंग आसानी से हो पाए। आज की बात में मैंने आपको एलएनजेपी हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में मरीजों की बुरी हालत दिखाई थी। पिछले बुधवार को मैंने दिखाया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल में किस तरह लाशों के बीच मरीज बैठे हैं। किसी बेड के नीचे नंगी लाश पड़ी है, उसी बेड के ऊपर एक महिला मरीज लेटी है। वार्ड्स में भी लाशें पड़ी थी, लॉबी में भी लाशें थी। लेकिन एक इंप्रूवमेंट हुआ है, अब लाशें वार्ड में दिखाई नहीं दी, लॉबी में नहीं थी। हालांकि अभी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीजों के पास नहीं जा रहे। बहुत सारे मरीजों से हमने बात की है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। मरीजों ने बताया कि अभी भी डॉक्टर वार्ड के दरवाजे पर खड़े होकर मरीजों को उनके नाम से बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास नहीं आते। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है ये दिल्ली का, दिल्ली सरकार का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। So far we have successfully treated around 2,200 patients and we have more than 5,000 admissions in last 3 months and we have the largest dialysis sector in North India. So far we have हमने 1040 डायलिसिस सेशन किए हैं सर, हाईएस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। और हमारे पास 56 सीजेरियन हुए हैं जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा, और 66 नॉर्मल डिलीवरी है। सो वी हैव मोर देन 100 डिलीवरीज इन दिस हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। सो इन टर्म्स ऑफ पेशेंट केयर दिस पेशेंट हैव द हाईएस्ट नंबर इन नॉर्थ इंडिया। इसमें संख्या और बच्चों का रेशियो क्या है सर? रफली सर हमारा जो डेथ रेट है वो 2 से 3% के बीच, तो 97% हमारे पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। हाँ ये है सर हमारे पास सर, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट आते हैं और पेशेंट जो हैं वो सिक और टर्मिनली हैं, क्योंकि हमारा ये
teaching hospital, tertiary care है. So we receive lot of the patients with respiratory failure, multi-organ failure, kidney failure patients. तो दिल्ली के कितने होंगे, बाहर के कितने होंगे? सर दिल्ली के हमारे पास जो डेथ हुई है वो 455 रहता है. और दिल्ली के बाहर की जो डेथ है वो ओनली 14 है. एडमिशन काफ़ी सारे हमारे 20 से 25% दिल्ली से बाहर, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव. कितने पेशेंट सर कोविड के हमारे पास टोटल पॉजिटिव एडमिशन 3,358 हो गया. 3,300 आज का एक्टिव कितने? आज एक्टिव 580 एक्टिव है सर. टोटल 768 टुडे वी हैव 768 पेशेंट, आउट ऑफ दिस 580 आर पॉजिटिव एंड वी हैव 20. बाकी क्या है? बाकी सर रिपोर्ट नहीं है. कोविड सस्पेक्ट उनका रिपोर्ट कर दिया है. हाँ, हमारे 24 घंटे में सर 20 डेथ हुई, पॉजिटिव मिला के और नेगेटिव मिला के. 11 पेशेंट हैं वो जो कि नॉन कोविड है, सस्पेक्टेड हैं, और नो पॉजिटिव डेथ हुआ है 24. ये उस मीटिंग की तस्वीरें थी जहां होम मिनिस्टर अमित शाह और उनके साथ में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और भी कई एक्सपर्ट थे, और वो हॉस्पिटल के एमएस से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जानकारी ले रहे थे हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं. लेकिन अच्छी बात है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने सिर्फ एमएस की बात नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल के अफसरों की बात नहीं सुनी. चाहते तो ये करके फॉर्मेलिटी करके वापस आ सकते थे, लेकिन अमित शाह ने हॉस्पिटल का दौरा किया. उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की, नर्सेस से उनकी परेशानी के बारे में पूछा, उन्होंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से हालात के बारे में पूछा, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से निकलकर अमित शाह कोरोना के इमरजेंसी वार्ड की तरफ पैदल चले गए. जब आप हॉस्पिटल में पैदल चलते हैं तो आपको हालात का जायजा मिलता है. करीब 1.5 घंटे तक देश के होम मिनिस्टर दिल्ली सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल में रहे. इसीलिए मुझे उम्मीद जगी कि हॉस्पिटल में मरीजों की हालत में अब सुधार तो होगा, थोड़ा डर होगा, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा. एलएनजेपी हॉस्पिटल को लेकर आज भी बहुत सारे सवाल हैं. पहला सवाल है कि हॉस्पिटल में सेंट्रल एसी ने काम करना शुरू किया या नहीं, क्योंकि गुरुवार को एलएनजेपी के एमएस ने कहा था कि वार्ड्स में बिना कपड़ों के मरीज बेसुध इसलिए पड़े थे क्योंकि वो गर्मी से परेशान थे. तो एलएनजेपी हॉस्पिटल में मुझे आश्वासन दिया गया था बड़े बड़े लोगों की तरफ से कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग चला दी जाएगी, और संडे को कहा गया कि अब सेंट्रल एसी चल रहा है. आज पता ये चला कि ये खबर गलत है. एलएनजेपी अभी भी सेंट्रल एसी चालू नहीं किया गया है. हॉस्पिटल की नर्सेज ने बताया कि सेंट्रल एसी बंद है, लेकिन अब जगह जगह स्प्लिट एसी लगाए जा रहे हैं. अच्छा लगा कि देश के गृह मंत्री अब कमान पूरी अपने हाथ में ले ली है, और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो मतलब जो भी कमियां होंगी उनको सुधारने के लिए, अपना जो भी आके इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी वो करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उससे काफी बेनिफिट मिले. उन्होंने हमें ये बोला कि जो नर्सिस है वो बैकबोन है, और अपने हौसले बुलंद रखो. हमने बोला हमारे हौसले बुलंद है. क्या पूछा उन्होंने, क्या सुझाव दिया आपने? तो उन्होंने हम लोग को नर्सेस को जो है आगे फ्रंट उसमें माना था, हम लोग को बुला के हम लोग को स्पेशली बात किया है, थैंक यू बोला, और आगे मोटिवेट किया है कि हम आपके साथ, आप जो काम करना है हम लोग सब आपके साथ है. तो इससे इतना हम लोग मोटिवेट होते हैं ना, जब सीनियर बंदा आता है ना, रियली विल फील खुश हो जाता है. आज से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेशन हमें मिल गया, क्योंकि अमित शाह जी ने हमें मतलब बहुत अच्छा से, हम लोग फ्रंट लाइन में करके हमें मिलना चाहते करके बोला है, तो हमें वो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल गया. जिस तरह पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई थी कि अंदर के हालात ठीक नहीं है, मरीजों को ठीक से नहीं रखा जा रहा है, वो बात ये है, बहुत सारे मैंने बोल दिया ना, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बोला है, मेडिसिन डिपार्टमेंट का. वो डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स है, वो सारे सिक पेशेंट्स है. वहाँ पे ये 48-47 टेम्परेचर के साथ उन लोगों को मतलब वहाँ पे लेटना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ओनली पंखा चलता है. हाँ, अभी एसी मतलब हमारे एमडी ने एसी लगाना शुरू कर दिया. नर्सेस की बात सुनकर अच्छा लगा कि अमित शाह के विजिट से उन्हें मोटिवेशन मिला है, उनमें हिम्मत बढ़ी है, और इस हिम्मत का फायदा जरूर मरीजों को होगा. हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने आज हॉस्पिटल में एडमिट कुछ मरीजों से बात की. मरीजों ने भी यही कहा कि गर्मी बहुत है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, एसी चल नहीं रहा,
और दूसरा सवाल यह था कि क्या अब भी वार्ड्स में लाशें पड़ी हैं, क्या मरीज अब भी लाशों के बीच बैठे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अब कम से कम ये हालत तो सुधरी है, वार्ड्स में अब लाशें नहीं हैं, वार्ड से लाशें हटा ली गई हैं। फिर सवाल ये था क्या मरीजों को अब बेहतर फैसिलिटीज मिलना शुरू हुआ है, क्या मरीजों को वक्त पर और अच्छा खाना मिल रहा है, वार्ड में साफ सफाई है, डॉक्टर मरीजों को अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मनीष से बातचीत में कुछ मरीजों ने बताया कि डॉक्टर विजिट पर तो आ रहे हैं लेकिन अभी भी वार्ड के अंदर नहीं आते, बाहर खड़े होकर दूर से हालचाल पूछ लेते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें कुछ दवाएं दी गई हैं, पहले से हालत बेहतर हुई है, कई जगह ड्रिप भी लगाई गई है और उन्होंने माना कि इंडिया टीवी पर रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद हॉस्पिटल का हाल वैसा नहीं है जैसा पहले था, लेकिन पूरी तरह ठीक हो गया हो यह भी नहीं है। मनीष प्रसाद और दीक्षा पांडे ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से बात की। उनका कहना है कि खाना तो ठीक मिल रहा है लेकिन वक्त पर नहीं मिलता, लेकिन हालत पहले से बेहतर होने शुरू हुए हैं और मुझे लगता है कि यह भी बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। वार्ड्स में अभी साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लेकिन इसका प्रोसेस कम से कम शुरू हुआ है। खाना उनको समय पे दिया जा रहा है? खाना समय से नहीं दिया जा रहा क्योंकि मेरे मरीज से खुद ही बात हुई थी, उन्होंने 3 बजे बताया था 3 बजे खाना मिलता है और सुबह को नाश्ता नहीं मिलता मेरे को, ये मेरे को बताया था। डॉक्टर उनको अटेंड करने आ रहे हैं कंटिन्यूसली? हाँ बता रहे हैं, वो ये बात तो बता रहे थे कि उनको बोतल वगैरह चढ़ाई है, पानी वगैरह दिया है उनको, बस सिर्फ इतना बताया था और कोई इतनी खास बात नहीं है। तो जब आखिरी बात हुई थी तो क्या कह रही थी वो? मेरे को बोला था, हाँ परेशान बोल रहे थे, मेरा खाना टाइम से मेरे को नहीं मिलता है, जिस टाइम मैं चली जाऊंगी तो डॉक्टर को 2-4 बात बोल के मैं चली जाऊंगी और कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं मिलता है। अमित शाह के एलएनजेपी हॉस्पिटल जाने से फर्क तो बहुत पड़ेगा। वो चाहते तो अपने ऑफिस में अपने घर पर मीटिंग बुला सकते थे, रिव्यू कर सकते थे और डायरेक्शंस दे सकते थे, लेकिन अमित शाह ने हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के हालात खुद देखा और उसके बाद फैसले लिए। इसका असर तो पड़ेगा और जो हॉस्पिटल में अभी करीब 750 मरीज हैं उनको राहत मिलेगी। और मैं भी यही चाहता था कि जो मरीज हॉस्पिटल में हैं कम से कम उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उनका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज हों। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स और नर्सेज से ये उम्मीद करना कि वो 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में पीपीई किट पहनकर वार्ड में जाएं, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने वार्ड में जाना शुरू किया है, अच्छा होगा कि हॉस्पिटल में सेंट्रल एसी को मॉडिफाई करके शुरू किया जाए जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। इससे डॉक्टर्स की हिम्मत बढ़ेगी, मरीजों के पास जा सकेंगे। हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगाना ये एक अच्छा फैसला है, इससे जो कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है उसकी बेहतर मॉनिटरिंग की जा सकेगी और लोगों को भी अंदाजा होगा। आज एलएनजेपी जाने से पहले अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग की। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता थे। मीटिंग में तय हुआ कि अब दिल्ली में कोरोना के जंग में केंद्र सरकार फ्रंट पर रहेगी और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। एक बड़ा फैसला यह हुआ कि अब दिल्ली में टेस्टिंग लार्ज स्केल पर होगी और इसके लिए केंद्र सरकार अब ऐसे टेस्ट शुरू करेगी जिसमें सिर्फ 15 मिनट में पता चल जाएगा कि कोरोना का इंफेक्शन है या नहीं। और अच्छी बात है कि इस टेस्ट की कीमत 450 रुपये होगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग बढ़ाई जाएगी और 18 जून से दिल्ली में एक दिन में 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। अमित शाह ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ देना चाहिए और ये बड़ी जरूरत है इस वक्त की। कोरोना के पेशेंट्स के लिए बेड्स की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 500 रेलवे कोच को आइसोलेशन बेड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी दिल्ली में ट्रेन के अंदर 8,000 बेड्स का इंतजाम होगा। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि अगर अगले कुछ दिन में वॉर फुटिंग पर काम हुआ तो जरूर हालत सुधरेगी और जरूरी इंतजाम भी हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अभी 2000 बेड और बढ़ाने की बातचीत हुई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 4400 पहले से हैं, अभी 1900 बेड और बढ़ाने की बात हुई है।
ये आज की मीटिंग में डिसीजन आज की मीटिंग में डिसीजन हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड और बढ़ाने की बात हुई है। कोचेस जो बढ़ाने हैं वो करीब 8000 बेड उसमें बढ़ेंगे, 500 करके 2 बार कोचेस बढ़ेंगे। तो उसके बाद 4000 के करीब होटल्स में और बाकी जगहों पे बेड बढ़ाने की बातचीत हुई है। तो 37,000 बेड आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार तैयार कर लेगी। इसके साथ साथ IAS ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग के लिए। ये भी तय हुआ है कि कोई नई जांच की एक विधि आई है जिसमें 450 रुपए में टेस्टिंग होगी और 15 मिनट में उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी महोदया जो थी उन्होंने इस बात की जानकारी। अब 10,000 बेड्स का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन ये सीरियस पेशेंट्स के लिए नहीं है। जिनको ICU और वेंटिलेटर की जरूरत है उन मरीजों को इस हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन इससे जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनका बोझ थोड़ा कम होगा। बेड्स के इंतजाम का दूसरा रास्ता है ट्रेन के कोचेस को हॉस्पिटल वार्ड में बदलना। ये काम आपको मैंने बताया था बहुत पहले से शुरू हो गया था। अब अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये तैयार है। दिल्ली के आनंद विहार को सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए स्पेशल कोचेस को पार्क करने के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। अब आनंद विहार से कोई ट्रेन नहीं चलेगी, यहां सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होगा। रेलवे की तरफ से 5 स्पेशल कोच आनंद विहार स्टेशन पर पार्क रहेगी। दीक्षा पांडे हमारी संवाददाता, उन्होंने इसका जायजा लिया और बताया कि दिल्ली सरकार की मांग पर 180 कोचेस आनंद विहार स्टेशन पर खड़ी कर दी गई। हालांकि ऐसे 10 कोचेस शकूर बस्ती में पहुंच चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी है। गोनिका अरोड़ा ने बताया कि जिन 10 कोचेस को कोविड कोच में कन्वर्ट किया गया है उनमें हर एक कोच में 16 बेड होंगे और फिलहाल तय किया गया है कि रेल के कोविड कोचेस में उन मरीजों का रखा जाएगा जो या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनमें से काफी माइल्ड सिम्टम्स हैं। सबसे पहले आपको ट्रेन के ये दरवाजे का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर नेट लगाए गए, ये मॉस्किटो नेट्स है, यानी कि जब अगर किसी जो भी पेशेंट है अगर वो यहाँ पर है, अगर उसे विंडो खोलनी भी है वेंटिलेशन के लिए तो इस तरह के नेट्स यहाँ पर लगे होंगे ताकि मच्छर अंदर एंट्री ना कर सके। इसके अलावा ये कोचेस देखिए, आमतौर पर जैसे ही आप ट्रेन में जाते हैं 2 सीट्स आपको इस तरफ दिखाई देती है, लेकिन वो 2 सीट यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये पहला जो बेड है यहाँ पर ये स्टाफ के लिए कैबिन बनाया गया है। ये पहला कैबिन है, इसमें से 2 सीट्स को हटा दिया गया। यहाँ पर एक डस्टबिन रखा गया और एक ऑक्सीजन सिलेंडर हर कोच में मुहैया करवाया गया। यानी कि 10 कोच हैं तो 10 कोच में इस तरह के 10 ऑक्सीजन सिलेंडर ये रेलवे की तरफ से मुहैया करवाए गए हैं। ये लोअर बर्थ ही कोविड पेशेंट्स को दिए जाएंगे। नीचे 2 जो सीट्स हैं उन पर ही आराम किया जाएगा। अपर बर्थ का इस्तेमाल या मिडिल बर्थ का इस्तेमाल नहीं होगा ताकि पेशेंट्स एक दूसरे से दूर भी रहें, सही तरीके से आराम भी कर पाएं। इसके अलावा ट्रेन में जो पंखे की सुविधा है वो दी गई है। साथ ही साथ खिड़की भी अगर किसी को वेंटिलेशन के लिए खोलनी है तो वो भी यहाँ पर खोली जा सकती है। लेकिन जो पेशेंट हैं उनके लिए नॉन एयर कंडीशनर कोच ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया कि ट्रेन के कोचेस के ऊपर एक कोटिंग की जाएगी। उस कोटिंग के जरिए 5 से 6 डिग्री तक तापमान को कम भी किया जा सकता है। सारे जो अंदर के इंतजाम है वो दिल्ली सरकार करेगी। रेलवे की तरफ से जो कोचेस हैं वो यहाँ पर मुहैया करवाए गए हैं। सैनिटाइजेशन का प्रोसेस लगातार यहाँ पर चलेगा। देखिए हर सीट पर हम आपको दिखाएं कि सैनिटाइजर भी पड़े हैं। ये देखिए, अगर कोई ये पेशेंट, ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 यानी कि पहले कोच का ये पहला बेड, जो पहला मरीज यहाँ पर आएगा वो इसी बेड पर आराम करेगा। दूसरा मरीज उसके बगल वाली जो सीट लोअर बर्थ पे आराम करेगा। और ये सैनिटाइजर्स देखिए यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो भी पेशेंट आए वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सके। ये इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि दिल्ली में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अलग अलग तरह के प्रोजेक्शन किए गए हैं। जुलाई में एंड तक 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे। हालांकि ये सीरियस मरीज नहीं होंगे, लेकिन तो भी इन्हें आइसोलेशन में रखना होगा। लेकिन अगर जो मरीज आइसोलेशन में है और रेलवे के कंपार्टमेंट में है वो अगर गंभीर हालत में हो जाए तो क्या करेंगे? इसका जवाब आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कोच हैं ये मोबाइल कोच होंगे, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स इन्हें कह सकते हैं। अगर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो या फिर किसी पेशेंट को 50-100 किलोमीटर दूर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो तो इन कोचेस को आसानी से वहां ले जाया जा सकता है।
ये कोचेज व्हील पे हैं। अगर इनको किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना है, कहीं रूरल एरिया से कहीं किसी को हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो वहां पे ये बहुत काम आएंगे। इन कोचेज में हमने काफी कन्वर्ट किए हुए हैं इनको, और उसके हिसाब से इन कोचेज को तैयार किया है। एक ये भारतीय रेल का प्रयास है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय रेल और राज्य सरकारें दोनों मिलकर समन्वय के साथ ये जो वैश्विक महामारी है उससे लड़ाई लड़ने में हम सफल होंगे। और ये जो कोच केयर सेंटर बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाए तो ये एक अवेलेबल होना चाहिए। और इसका दूसरा यूनिक फायदा ये है कि इसमें अगर किसी पेशेंट को कुछ लंबे डिस्टेंस पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना हो तो भी ये कोच बहुत काम आएगा। मैं आपसे अभी भी कह रहा था कि दिल्ली में हालात खराब होते जा रहे हैं, और अभी अभी कोरोना का अपडेट आया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, और इसके 1647 नए मरीज मिले हैं। 604 मरीज ठीक होकर आज अपने घर लौट गए। अब तक दिल्ली में 1400 लोगों की कुल मौत हुई है, जबकि 42,829 मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 16,427 ठीक हो चुके हैं। ये आज की अभी अभी की फिगर्स हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर चिंता भी है, लोगों के मन में डर भी है। लेकिन अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली के कोरोना इन्फेक्शन की कमान अपने हाथ में ले ली है, और वो खुलकर मैदान में उतरे हैं। इसलिए उम्मीद तो बड़ी है कि हालत तो कम सुधरेगी। अमित शाह जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। अमित शाह हारने वालों में नहीं है, और उनकी कोशिश हमने देखी है इस मामले में। वो कम से कम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। खुद फ्रंट में उतरकर हॉस्पिटल का दौरा किया, ये हिम्मत का काम है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि दिल्ली में हालात सुधरेंगे। इस वक्त पूरे देश में इस बात की बहुत चर्चा है, एक यंग, एक टैलेंटेड, एक स्टार बनने का पोटेंशियल जिसमें था, ऐसा सुशांत, उसने आत्महत्या क्यों की, सुसाइड क्यों किया, खुदकुशी क्यों की। मुंबई में सुशांत का आज अंतिम संस्कार हुआ। हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने हमसे विदा ले ली। लेकिन सवाल तो है, आखिर क्यों, किस लिए? इतनी छोटी सी उम्र में बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन और काबिलियत के बल पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उसे क्या कमी थी, क्या फिक्र थी, कौन सी चिंता थी, कौन सा डर था जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी? इन सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आज भारी बारिश के बीच मुंबई में किस तरह से एक उभरता कलाकार हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज सुबह पटना से सुशांत की फैमिली के लोग मुंबई पहुंचे। उनकी बहन पहले से मुंबई में थी, और जब कूपर हॉस्पिटल से सुशांत सिंह की अंतिम यात्रा एम्बुलेंस में शुरू हुई तो मुंबई में बारिश हो रही थी, और कोरोना का संकट है। शमशान में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाज़त है। इसलिए सुशांत इन कम लोगों के बीच खामोशी से चले गए। उम्र सिर्फ 34 साल थी, 11 फिल्में करके स्टार बन गए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने मौत को गले लगाया, उससे फिल्म इंडस्ट्री के पीछे की चमक दमक के पीछे एक घना अंधेर होने का शक दिखाई दिया। लोग पूछ रहे हैं कि सुशांत ने हिम्मत क्यों हारी, मौत से दोस्ती क्यों की। पुलिस कह रही है कि अब तक की जो जांच हुई है उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी तरह के फाउल प्ले की आशंका नहीं लग रही। सुशांत की मौत हैंगिंग और दम घुटने से हुई। उनके शरीर पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क नहीं है, और लगता तो यही है कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने सुशांत की बहन और सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी समेत 6 लोगों का बयान भी लिया है। बयानों में पुलिस को एक चीज लग रही है कि सुशांत का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, अनबन चल रही थी। लेकिन तो भी सवाल है कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। खासकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में
जिस तरह की लाइफ जीनी पड़ती है, इस तरह की बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दे। सुशांत के परिवार वाले तो कहते हैं कि सुशांत बहुत स्ट्रांग है, वो हारने वालों में था नहीं, कोई उसे इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन उनके परिवार में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि कहीं ना कोई फाउल प्ले हुआ, कुछ गड़बड़ हुई। तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि पुलिस इस मामले में प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल से भी जांच करेगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। मुझे नहीं लगता कि इन बातों से वो प्रेशर में आने वाला लड़का था। इतना सारा अच्छा काम कर रहा था, अच्छा फिल्म बना रहा था, अभी छिछोरे बनाया था जो डिप्रेशन के आधार पर ही बनाया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो दूसरों को ज्ञान देता, जो दूसरे को सिखाता था, वो खुद ऐसा स्टेप ले लेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अब किस तरह का प्रेशर वो झेल करके ऐसा कदम उठाया। पर्सनल प्रेशर ज्यादा रहा उन पे या प्रोफेशनल प्रेशर? मुझे नहीं लगता प्रोफेशनल कोई प्रेशर। नीरज जी, एक सवाल ये भी है कि क्या चीज़ थी, आपको किस चीज़ को लेकर शक हो रहा है कि सुशांत जैसा बड़ा एक्टर जो है इस तरह से खुदकुशी नहीं करता? कोई एक चीज़ उनके पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ते होंगे या फिर किसी ने उनको फोर्स किया होगा इस स्थिति में? मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा फोर्स करने वाला व्यक्ति होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो वो सामने आ जाएगा, 2-4 दिनों के अंदर खुद सामने आ जाएगा। अब किस परिस्थिति में ऐसा कर लिया बता नहीं सकते। बात ठीक है, किस परिस्थिति में ऐसा किया कोई बता नहीं सकता। सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सुशांत की खुदकुशी की वजह किसी को समझ ही नहीं आ रही है। फिल्मों में करियर ठीक ठाक चल रहा था, उनकी पहली फिल्म भी हिट थी और आखिरी फिल्म सुपर हिट थी। उनकी फिल्मों के कमर्शियल के साथ साथ क्रिटिकल अक्लेम भी उन्हें मिला था। सुशांत के काम की लोग तारीफ करते थे। 3-4 नए ऑफर्स उनके पास में थे। उम्र भी 34 साल थी। डांस ग्रुप में चौथी लाइन में खड़े होने वाला लड़का कुछ ही सालों में एक स्टार बन गया था। 11 फिल्मों में काम करना और सिर्फ काम नहीं करना, फिल्मों का हिट होना, ये बड़ी बात है। सुशांत ने बिना किसी बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल किया था। वो जिंदगी से कैसे हार मान सकता था, और वो भी इतनी आसानी से। जो लोग सुशांत को जानते हैं वो कहते हैं बहुत वेल बिहेव था, काम कूल था, सोचने वाला था, पढ़ा लिखा समझदार था। इसीलिए सुशांत के सुसाइड ने सबको हैरान कर दिया, सब शॉक्ड है। और मैं भी कल से इस केस को लेकर बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है। जो लोग सुशांत के साथ काम कर चुके उनसे मैंने समझने की कोशिश की। जिन डायरेक्टर्स की फिल्मों में सुशांत ने काम किया उनसे मैंने समझा। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में इतना भाई भतीजावाद चलता है, आउटसाइडर को एंट्री नहीं मिलती, अगर मौका मिल गया तो उसे बड़ी फिल्में नहीं मिलती, इंडस्ट्री में कैंप है। और सुशांत की मौत के बाद लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे हैं। आज कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया और उसमें जो बातें उन्होंने कही वो बड़ी चौंकाने वाली थी। कंगना ने कहा कि सुशांत की मौत एक प्लान्ड मर्डर है। कंगना ने कहा कि पहली फिल्म से लेकर लास्ट फिल्म तक सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग शानदार थी, लेकिन उनके काम को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ ऐसे आर्टिकल लिखवाए गए जिससे उसे वीक माइंड का साबित किया जा सके। सुशांत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर
जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। दोनों तरह की बातें। एक तरफ लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर टैलेंट हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। शाहरुख खान का उदाहरण देते हैं, वो दिल्ली से गए और इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने अपने नाम में क्रिएट कर ली। सुशांत में भी पोटेंशियल था, हिम्मत रखते तो बहुत बड़े बन सकते थे। लेकिन लोगों के मन में भाई भतीजावाद की बात तो रहती है, ग्रुप्स की, कैंप्स की बात तो हमेशा की जाती है। सुशांत ने भी एक बार इसी तरह की बात कही थी। वो कह रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग ग्रुप्स हैं, भाई भतीजावाद है और नए टैलेंट को मौका कम मिलता है और नहीं मिलेगा तो फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सुशांत सिंह ने बेपार कहा था। Well, yes, nepotism is there and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, if nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. अब चूंकि सुशांत ने ये कहा था, इसलिए अब उनके जाने के बाद ये बात बार बार आ रही है। कंगना रनौत भी बार बार ये कहते रहे हैं कि सुशांत फिल्म इंडस्ट्री की साजिश का शिकार हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सुशांत तो इस सब के बावजूद सक्सेसफुल हुए थे, कंगना रनौत भी इस सब के बावजूद सक्सेसफुल है। और सुशांत कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। 16 साल की उम्र में मां को खो दिया, काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने इंजीनियरिंग की, वो पायलट बनना चाहते थे, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे और जिस भी क्षेत्र में वो गए उन्होंने वहाँ पर अच्छी सफलता हासिल की, अव्वल रहे। तो ऐसा इंसान जो समझदार हो, थिंकिंग पर्सन हो, सुसाइड कैसे कर सकता है? ये हो सकता है कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों का विरोध झेलना पड़ा हो सकता है कि काम मिलने में दिक्कत हो रही हो, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी, बहुत सारे लोग उसकी बातें कह रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन में या 1-2 महीने में तो हालात इतने खराब नहीं हो सकते कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही महीने पहले सुशांत सिंह ने अपना नया घर लिया था और खुद उन्होंने उसका वीडियो रिलीज किया था। इस घर को उन्होंने अपने तरीके से सजाया, संवारा, पूरी दुनिया को यह घर दिखाया। बड़ी शान से मैंने वो वीडियो देखा, उनकी बातें सुनी है। जो शख्स अपने सपनों का घर बना रहा हो वो इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देगा, सुसाइड कर लेगा, ये बड़ा मुश्किल लगता है। जो सुशांत अपने घर में टेलीस्कोप रखकर आसमान के तारे देखता हो, आसमान में उड़ना चाहता हो, वो इस तरह कैसे जा सकता है? आप सुशांत के घर का वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये शख्स कुछ महीने पहले तक इतना खुश था, जिंदगी के सपने देख रहा था, ऊंची उड़ान भरने की सोच रहा था, नए पंख लगे थे और वो दुनिया से चला गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि पिछले साल एक फिल्म आई थी छिछोरे। इसकी कहानी यह थी कि असफलता से, हार से घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इसमें सुशांत ने उस बेटे के पिता का रोल किया था जिसका एडमिशन IIT में नहीं हुआ तो सुसाइड की कोशिश करता है। और फिल्म का मैसेज क्या था?
वो सुशांत के डायलॉग से साबित होता है। इस तरह से सोचने वाला शख्स आत्महत्या कैसे कर सकता है? सुशांत ने एक फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था और महेंद्र सिंह धोनी के साथ काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया था। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे आदमी हैं जिनसे एक ही बात सीखी जा सकती है कि हारना नहीं, और अगर हार भी जाओ तो ये सोच लो कि हर बार जीत संभव नहीं है। हर बार एक जैसी बॉल मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हार मान ली जाए। सुशांत ने कल रात भर सोने नहीं दिया। मैं यही सोचता रहा वो कौन सा बाउंसर था जिससे सुशांत टक नहीं कर सका। वो कौन सी बॉल थी जिसने उसका विकेट ले लिया। सुशांत की मां 18 साल पहले चली गई। इकलौता बेटा आज अचानक साथ छोड़ गया। जिस पिता के कंधे पर बेटी की अर्थी हो, उसका दुख कौन समझ सकता है। मुझे बार बार 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आता है, खुदकुशी जैसा कदम उठाने से पहले बच्चों को कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आज सब नौजवानों से जो फिल्म इंडस्ट्री में है, टीवी स्टार हैं, जिनके सामने बड़े बड़े चैलेंज हैं, उनसे यही बात कहता हूँ, कभी मन में ऐसा ख्याल आए तो फिर इस डायलॉग के बारे में सोच लेना चाहिए। ये आत्महत्या ऐसी है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया है। हर जगह इसकी चर्चा है। सुशांत ने आत्महत्या क्यों की? क्या कमी थी? कहाँ गलती हो गई? क्यों हिम्मत हार गया? मुंबई में हमारी संवाददाता जोयता मित्रा फिल्म इंडस्ट्री को बहुत गहराई से जानती हैं और जोयता इस वक्त हमारे साथ हैं। जोयता के पास सुशांत की सुसाइड केस से लेकर सुसाइड की लाइफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इस वक्त मुंबई से जोयता मित्रा हमारे साथ हैं। जोयता मित्रा इंडिया टीवी की तरफ से जो फिल्में हैं उनको कवर करती हैं, बहुत अनुभवी संवाददाता हैं, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत गहराई से जानते हैं। जोयता, बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं, बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं और एक बड़ा सवाल तो ये है कि कंगना रनौत ने जो कहा, शेखर कपूर ने जो कुछ कहा, कंगना रनौत की बात तो हमने दर्शकों को सुनवाई और जो शेखर कपूर ने कहा कि मुझे तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा था सुशांत, मुझे पता लगा कुछ लोगों तुम्हें लेट डाउन किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम मेरे सिंधे पर कर से रख के रोते थे। तो जोयता, ये दोनों लोग क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? और भी बहुत सारे लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जी सर, अनुभव सिन्हा ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं कि इंडस्ट्री में जो है वो दबी आवाज़ में लोग अब बाहर आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का कि कहीं ना कहीं सुशांत को जो है एक साइडलाइन किया जाता था क्योंकि वो बाहर से आए हैं। एक नेपोटिज्म का जो एक माहौल जो बना हुआ है शुरू से है ये, लेकिन कुछ लोग इसके शिकार हुए, कुछ नहीं। जैसे कि आपने कहा कि शाहरुख खान भी बाहर से आए थे, उन्होंने अपना नाम किया, अपनी एक जगह बनाई। वैसे ही सुशांत ने भी बहुत मेहनत की, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, उसने अपना काम किया, सभी फिल्में अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत जो है उस माहौल में खप नहीं पाए। वो कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में वो नज़र नहीं आते थे, वो थोड़े कटे कटे ही रहे। और अगर कुछ ग्रुप्स की मैं बात करूं तो वहाँ सुशांत का नाम का जिक्र कभी नहीं होता था। जैसा कि कंगना ने कहा कि कभी उसे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हालांकि वो उनकी फिल्म इतनी अच्छी थी, काय पोचे में वो सितारा उभर कर आया था। तो कहीं ना कहीं जोयता, जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, मैं एक बात और बता दूं सर। हाँ, आप बताइए अपनी बात। हाँ जी जी हाँ जोयता, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सुशांत को जैसे मैंने कहा कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा लड़का, उसके अपने एक थॉट्स थे। यहाँ दो तबका है जो दो तरह की बातें कर रहा है। एक कहता है कि वो नेपोटिज्म के शिकार थे, एक तबका ये कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, वो अपनी बात रखते थे सामने। तो शायद यहाँ पर जो एक मनमुटाव जो हो जाता है वो
चलता नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, आपको उनके कदमों के साथ कदम मिलाना ही पड़ेगा। वो शायद सुशांत को रास नहीं आया कभी, क्योंकि वो अपनी सोच रखते थे। फिल्में भी बहुत ही ध्यान से अपनी फिल्में चुनते थे, और जितनी भी फिल्में उन्होंने की, कोई भी फिल्म बुरी है ऐसा हम कह नहीं सकते। तो ऐसे में सुशांत के लिए इस समाज में बॉलीवुड का जो एक अपना एक सर्कल है, उस सर्कल में शायद वो कभी आ ही नहीं पाए, अंदर ही नहीं आ पाए। श्वेता, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती कि ऐसा समझदार, पढ़ा लिखा, अपनी फिल्म में ध्यान से चुनने वाला शख्स आत्महत्या कर ले, अपनी खुद जान ले ले। क्या ये सही है कि उन पिछले कुछ महीनों में उनसे बहुत सारी फिल्में ले ली गई थी? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? सर, मैं आपको बता दूं, जब छिछोरे रिलीज हुई थी तो एक 3 फिल्म का डील हुआ था उनका एक प्रोड्यूसर के साथ। लेकिन जब वो 3 फिल्मों की डील हुई थी तो सुशांत ने अपनी भी कुछ बात रखी थी, जो इनके बीच में एक मनमुटाव हुआ और वो तीनों फिल्में उनके हाथ से चली गई, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस को वो गवारा नहीं था और ये वो उस तरीके से नहीं करना चाहते थे जिस तरीके से प्रोडक्शन हाउस करना चाहता था। तो ये 3 फिल्में उनके हाथ से गई। पानी जो बहुत ही एम्बिशियस फिल्म थी सुशांत के लिए, शेखर कपूर के साथ उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, 1 साल दिया था उस फिल्म के प्रिपरेशन में। चूँकि वो थिएटर से आते हैं तो प्रिपरेशन पे सुशांत का काफ़ी ध्यान होता था। तो पानी बन नहीं पाई। चंदा मामा दूर के काफ़ी दिनों तक इस बात की चर्चा होती रही, हो रही है, नहीं हो रही है। हम भी इस ख्याल में थे कि ये फिल्म बनेगी तो अच्छी बनेगी, क्योंकि सुशांत एक बैंकेबल एक्टर माने जाते हैं। तो वो फिल्म भी नहीं बन पाई। ड्राइव जो फिल्म बनी है वो जैकलिन के साथ, उसे सुशांत चाहते थे कि वो थिएटर में रिलीज़ की जाए। करण जौहर से उनकी यही बातचीत चल रही थी, लेकिन वहाँ भी बात बन नहीं पाई। तो ड्राइव को रिलीज़ किया गया नेटफ्लिक्स में। ऐसे में सुशांत का मन जो है वो बैठता गया, और एक एक्टर जो कि इतने सारे अपने करियर्स को छोड़ करके ख्वाब देख करके आया है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन जो था उनके मन में घर करता गया। और साथ में अगर मैं कहूँ कि आपका प्रोफेशनल लाइफ तब अच्छा होता है जब आपका घर का माहौल भी अच्छा होता है, तो उनका पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था इस वक्त, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके साथ भी उनके मनमुटाव चल रहे थे। तो ये सब कुछ एक साथ ट्रिगर कर गया। हम इतना समझ पा रहे हैं सर। जोयता, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन जितने अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया शायद और कोई नहीं समझा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। शायद हमारे दर्शकों को इस बात का एहसास हो सके कि ये जो इतना बुरा हादसा हुआ, ये जो एक यंग बडिंग एक्टर ने अपनी जान ली, उसके पीछे वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया जोयता मित्रा। ये कोई पहला केस नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स की लंबी लिस्ट है जिन्होंने इस तरह से मौत को गले लगाया और हर बार लोगों को बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ दिया। कभी अकेलापन, कभी डिप्रेशन, कभी फिल्म इंडस्ट्री की कैंप्स, हर बार कोई तो अलग वजह होती है। गुरुदत्त को कौन भूल सकता है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर के तौर पर गुरुदत्त एक से एक क्लासिक फिल्में बनाने वाले। प्यासा कौन भूल सकता है? लेकिन 1964 में सिर्फ 39 साल की उम्र में इतनी सफलता पाने के बाद उन्होंने फिल्म सेट पर आत्महत्या कर ली। दिव्या भारती कम उम्र में सक्सेसफुल हुई। 1993 में छत से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। सिर्फ 19 साल की थी। अमिताभ बच्चन के साथ दिशा फिल्म में डेब्यू करने वाली जिया खान 25 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। नफीसा जोसेफ, विवेक बाबाजी नाम के 2 टॉप मॉडल्स ने भी ग्लैमर इंडस्ट्री का प्रेशर नहीं झेल पाने की वजह से खुदकुशी का रास्ता चुना। नफीसा मिस इंडिया रह चुकी थी। विवेक कई टॉप ब्रांड्स के लिए मॉडल कर चुकी थी। बड़ा पोटेंशियल था, बड़ा अच्छा फ्यूचर था उनका। 4 साल पहले 2016 में प्रत्युषा बैनर्जी की खुदकुशी ने सबको हैरान कर दिया था। कौन भूल सकता है बालिका वधू की इस हीरोइन को? घर घर में नाम था। कुलजीत रंधावा, कुशल पंजाबी, ये 2 टीवी एक्टर से इस ग्लैमर इंडस्ट्री के प्रेशर और नाकामी को नहीं झेल पाए। किसी ने कहा अकेलापन, किसी ने कहा डिप्रेशन।
लेकिन रास्ता खुदकुशी का चुना, जो दर्दनाक रास्ता था। इसी इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी न पहली है, दुआ करनी चाहिए ये आखिरी हो। हम बस ये कह सकते हैं कि कोई ये रास्ता फिर न चुने। हर समस्या का हल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, उसको कोई रास्ता हो सकता है, कोई भी चुनौती हो उसका मुकाबला किया जा सकता है। जितनी बड़ी मुसीबत हो, जितने बड़े चैलेंज हो, किसी का भी रास्ता आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आत्महत्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या से सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, कितने लोगों की उम्मीदें मरती हैं, कितने लोगों के सपने मरते हैं, और फिर माता पिता, पेरेंट्स, जब बच्चा चला जाए, बेटी चली जाए, तो उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में जो यंग नौजवान हैं, टीवी में एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनसे मेरा कहना है कि हार का मतलब ये नहीं कि हार मान लो। फेल होने का मतलब नहीं कि सफलता की उम्मीद छोड़ दो। अगर बड़ा बनना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो समस्याएं भी बड़ी होंगी, प्रॉब्लम भी बड़ी होंगी, चैलेंजेस भी बड़े होंगे, चुनौतियां भी बड़ी होंगी। एक बार गिरने का मतलब यह नहीं कि फिर उठना ही नहीं। हिम्मत मत हारिए। जब हिम्मत टूटने लगे तो उनके बारे में सोचिए जो आपको प्यार करते हैं, आपको बड़ा बनाते हैं, आप पर अपनी उम्मीदें लगाते हैं, जिनके सपनों में आप आते हैं। और अभी अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान में हमारी एजेंसी के, हमारी एम्बेसी के जिन 2 अफसरों को पकड़ा गया था, भारत के कड़े रिएक्शन के बाद अब से थोड़ी देर पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा फेल हो गया। अब हुआ क्या था ये देखिए। इस्लामाबाद हाई कमीशन में हमारे 2 अफसरों को हिट एंड रन मामले में फंसाने की कोशिश की गई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को तलब किया, सख्ती से विरोध जताया, तो पाकिस्तान को हमारे दोनों अफसर को रिलीज करना पड़ा। और दोनों अब इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन पहुंच चुके हैं। असल में सुबह 8:30 बजे इस्लामाबाद से भारत के हाई कमीशन के 2 अफसरों के लापता होने की खबर आई। बाद में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इन्हें हिट एंड रन मामले में पकड़ा गया। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और विजय लक्ष्मी दोनों ने बताया कि ये झूठी कहानी थी। हमारे अफसर इंडियन एम्बेसी के स्टाफ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट ले जाने के लिए आए थे। उसी दौरान ISI के जासूसों ने पकड़ लिया और बाद में हिट एंड रन की फर्जी कहानी बना दी। अच्छी बात है कि भारत का दबाव काम आया, हमारे दोनों अफसर सुरक्षित हैं, दोनों वापस आ गए हैं।